Hi everyone, this is Sunny. Welcome to my YouTube channel that is Pediatrics by Sunny Troll. So today our topic is ECT, that is Electroconvulsion Therapy. तो ये थेरेपी आपने बहुत बार इस थेरेपी के बारे में सुना होगा और एग्जाम पैटर्न के व्यू से अगर हम देखें तो ईसीटी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि ईसीटी होता क्या है, क्या चीज होता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, कितने इसके टाइप होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन है, क्या साइड इफेक्ट्स है और कौन कौन से कितना इसके अंदर करंट हम पास कर सकते हैं फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। अगर सिंपली वर्ड में बताऊं तो ईसीटी का मतलब क्या होता है, ये एक फिजिकल थेरेपी होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू अ ब्रेन विच इंड्यूस ग्रैंड माल सीजर्स। ठीक है, हम इसके अंदर करंट पास करते हैं हमारे ब्रेन के थ्रू और जिसकी वजह से ग्रैंड माल सीजर्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तो ईसीटी किसने इंट्रोड्यूस किया गया कि किसने किया था, तो ईसीटी इंट्रोड्यूस किया था एक साइकोथेरेपिस्ट ने जिनका नाम था बिनी एंड कार्लेटी। 1938 में, अप्रैल 1938 में इन दोनों साइकोथेरेपिस्ट ने ईसीटी को इंट्रोड्यूस किया था। बट उस टाइम से लेकर कुछ टाइम तक ये इतना यूनिक नहीं था, मतलब इतना मोस्ट कॉमनली यूज नहीं किया जाता था पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो ये यूनिक हुआ कब? इन 1980 ईसीटी बहुत ज्यादा यूज होने लग गया और एक यूनिक थेरेपी बन गई फॉर पर्टिकुलर कंडीशंस, फॉर पर्टिकुलर साइकोटिक कंडीशंस। जैसे कि एग्जांपल सिजोफ्रेनिया, सुसाइडल थॉट, सीवियर डिप्रेशन, सुसाइडल अफेक्टेड कंडीशंस। ठीक है, तो इन सब के अंदर हमें ईसीटी यूज करने स्टार्ट हो गया एट द 1980s। अब बात करते हैं कि ईसीटी के अंदर, मतलब ईसीटी की को कितना करंट हम इसके अंदर पास करते हैं, कितना वोल्टेज हम पास करते हैं। तो जो वोल्टेज पास करते हैं ईसीटी के अंदर 70 to 120 वोल्ट्स हम पास करते हैं। और अगर बात करें कि इसकी ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ड्यूरेशन है, कितने ड्यूरेशन तक हमें ये करंट पास करना होता है। तो जो इसका ड्यूरेशन है 0.7 to 1.5 सेकेंड हम इसको इस पर्टिकुलर पर्सन को इस ड्यूरेशन तक हम पास करेंगे करंट। ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन की कंडीशन कैसी है, कितनी सीवियरिटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वोल्टेज चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम चूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ईसीटी का। ठीक है, ये बात आपको मे भी कोई ना बताए, बट मैं आपको बताता हूं कि ईसीटी, वैसे तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी को नहीं पता, बट एक हाइपोथेसिस बनाई गई है कि ईसीटी बेसिकली करता क्या है कि जब ये करंट हम पास करते हैं थ्रू डायनसेफेलॉन, ठीक है, तो ये क्या करता है, कैटाकोलामाइंस को अफेक्ट करता है। और हमें पता जो हमारा डायनसेफेलॉन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सीजर्स प्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, सीजर्स इंड्यूस के लिए हमारा डायनसेफेलॉन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अफेक्ट करता है वहां के कैटाकोलामाइंस को, इवन ये अफेक्ट करता है हमारे लिम्बिक सिस्टम को, लिम्बिक सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मूड्स के लिए। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो अफेक्ट आवर हाइपोथैलेमस। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इन जब वी आर पासिंग द करंट थ्रू ब्रेन इन एसीटी। अब अगर बात करें तो कौन कौन से टाइप होते हैं ईसीटी के टाइप्स। तो बेसिकली दो तरह के ईसीटी के टाइप होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, नो मॉडिफाइड। है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एक होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है मॉडिफाइड। डायरेक्ट का मतलब होता है जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक पर्सन को चेयर पे बिठा देते हैं और सीधा उस पर वायर लगा देते हैं और माउथ में एक रुमाल रख देते हैं। दीज आर द डायरेक्ट मेथड। कहने का मतलब ये है जिन
ईसीटी के अंदर हम कोई भी ड्रग्स यूज नहीं करते हैं, मतलब ना तो मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं, ना ही उसको एनेस्थीसिया देते हैं। तो उस टाइप ऑफ ईसीटी को हम बोलते हैं डायरेक्ट ईसीटी। मॉडिफाइड, जिसके अंदर हम ड्रग्स यूज करते हैं, बेसिकली मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया के जो ड्रग्स यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड ईसीटी। कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हैं ड्यूरिंग ईसीटी? जैसे कि हम यूज करते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन हम 0.6 mg यूज करते हैं सबक्यूटेनियस और आयल। 0.6 mg हम एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन हमें किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि जब हमें पता है, जब हम ईसीटी जब करंट पास करते हैं तो पर्सन को ग्रैंड माल सीजर्स में टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं। अब ये जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स होते हैं जिसके अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है और मूवमेंट होती है, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि पर्सन जो माउथ में हमारा स्लाइवा रिलीज हो रहा है उसको एस्पिरेट ना कर जाए। ठीक है, तो उस स्लाइवा को, सिक्रीशंस को रोकने के लिए हम देते हैं एट्रोपिन। एक चीज इसमें हमें क्या ध्यान रखनी है कि 30 मिनट्स बिफोर ईसीटी हम एट्रोपिन सल्फेट 0.6 mg उसको दे देंगे। और क्या ड्रग यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मसल रिलैक्सेंट के लिए, ये एमआर, दैट मींस मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट के लिए हम देते हैं थियोपेंटल सोडियम, जिसकी डोज है 3 to 5 mg पर kg। 3 to 5 mg पर kg हम थियोपेंटल सोडियम देते हैं। और एनेस्थीसिया के लिए हम देते हैं सक्सिनाइल कोलिन, जिसकी डोज है 1 mg पर kg। तो ये हम बेसिक ड्रग्स यूज करते हैं फॉर द मसल रिलैक्सेंट एंड जनरल एनेस्थीसिया फॉर द मॉडिफाइड ईसीटी। तो यहां तक में भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या करना होता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, कि इन जो ये हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हम लगाते हैं कि उनको कहां प्लेस किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये दो तरह के होते हैं, दो तरह की एप्लीकेशन होती है। एक होता है बायलेटरल, एक होता है यूनिलेटरल। बायलेटरल मतलब दोनों साइड। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे वोल्टेज के लिए, करंट पास करने के लिए इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हम यहां रखेंगे, एक हम यहां रखेंगे, इसको बोलेंगे हम बायलेटरल। अगर मैं बताऊं यूनिलेटरल क्या होता है, तो यूनिलेटरल में हम केवल एक इलेक्ट्रोड्स हम रखते हैं यहां पर हमारे टेम्पोरल रीजन पे, और दूसरा हम रखते हैं यहां पर मिड ऑफ द वर्टेक्स। अब ये मेजर कैसे करें कि कौन टेम्पोरल कौन सा रीजन है? तो हमें क्या करना है, हमें आउटर कैंथस, इस आउटर कैंथस से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है टू दी टर्गस। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं टर्गस। यहां से लेकर यहां तक हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, और इसके मिड से तकरीबन 1 से 1.5 इंची, 1 to 1.5 इंच अबव हम इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट करेंगे। ये तो हो गया हमारा बायलेटरल, दोनों टेम्पोरल रीजन पे हमें सेम इसी तरह से इलेक्ट्रोड प्लेस करने हैं। सेकेंडरी यूनिलेटरल, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि जो हमारे जब हम ये करंट पास करते हैं तो पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, एमनेसिया होता है। अगर यूनिलेटरल और बायलेटरल ये दो तरह की एप्लीकेशन होती है, अगर इन दोनों में से मुझे अगर एक सेफेस्ट मेथड निकालना हो तो वो है आपका यूनिलेटरल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं मिड लाइन ऑफ द वर्टेक्स, और दूसरा इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं हम लेटरल साइड ऑफ द टेम्पोरल रीजन। अब क्वेश्चन ये आता है कौन सी साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड? इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, मतलब कैसे आप पर डिपेंड करता है। मान लो मैं राइट हैंडेड हूं, ठीक है, मैं हमेशा अपने राइट हैंड से ही वर्क करता हूं, ठीक है, तो हमारे राइट साइड का जो कंट्रोल होता है वो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर करता है, और हमारे जो लेफ्ट साइड का कंट्रोल होता है वो हमारा
राइट साइड। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोड वहां प्लेस करना है टूवर्ड्स योर नॉन डोमिनेंट साइड। मतलब अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो मुझे लेफ्ट साइड का पोर्शन यूज करना है। इसका मतलब मुझे जो इलेक्ट्रोड, मतलब यहां से इस ये पार्ट कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा राइट हेमिस्फेयर, और ये वाला कौन सा कर रहा है, लेफ्ट। तो नॉन डोमिनेंट साइड के लिए मैं इलेक्ट्रोड कहां रखूंगा, मेरे राइट साइड, अगर मैं राइट हैंडेड हूं। अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूं तो लेफ्ट साइड। गॉट इट। तो यूनिलेटरल में अंदर अंदर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड मिड लाइन ऑफ द वर्टेक्स, दूसरा इलेक्ट्रोड उस एरिया रीजन पे हम रखेंगे जो पर्सन का नॉन डोमिनेंट साइड होगा। मतलब मेरा लेफ्ट में अगर मैं राइट हूं तो मैं, ये मेरा नॉन डोमिनेंट साइड है और इसका कनेक्शन, इसको कंट्रोल करता है हमारा राइट हेमिस्फीयर। तो मैंने राइट साइड अपना इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया है। सो ये तो हो गया हमारी बात कि इलेक्ट्रोड हम कहां प्लेस करेंगे। ये तो हम हो गया हमारा यूनिलेटरल, ये हो गया हमारा बाइलेटरल। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। और जैसे कि आप इमेज के अंदर भी देख रहे हो कि कैसे इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट रखी हुई है। नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ सीजर्स प्रोड्यूस्ड। मतलब जब हम ये करंट पास करते हैं तो कौन से टाइप ऑफ सीजर प्रोड्यूस होते हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ये एक फिजिकल थेरेपी, एक सोमेटिक थेरेपी है, जिसके अंदर हम जब करंट पास करते हैं हमारे ब्रेन से तो इसके अंदर ग्रैंड माल सीजर प्रोड्यूस होते हैं, मींस टॉनिक एंड क्लोनिक सीजर्स। तो इसके अंदर बेसिकली दो फेज आते हैं, एक होता है टॉनिक फेज और एक होता है आपका क्लोनिक फेज। तो हमें दोनों ही पता है कि टॉनिक फेज क्लोनिक फेज क्या होता है। टॉनिक फेज में जब टॉनिसिटी बढ़ जाती है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती है मसल्स की, तो उसको बोलते हैं हम टॉनिक फेज। ठीक है, और ये होता है हमारा 10 to 15 सेकेंड के लिए। स्टार्टिंग में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है 10 से 15 सेकेंड के लिए, फिर उसके बाद क्लोनिक फेज स्टार्ट होता है, मतलब उसकी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्लोनिक फेज, जो कि 30 to 60 सेकेंड के लिए होता है। 30 से 60 सेकेंड के लिए हमारा क्लोनिक फेज होता है। तो जब गैसे हम करंट पास करते हैं तो ये सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन। अब अगर हम बात करें कि इसके इंडिकेशंस क्या, मतलब किन किन पर्संस के अंदर हम एसीटी देते हैं, तो एसीटी हम देते हैं, इसका जो मोस्ट कॉमन रीजन है दैट इज सीवियर डिप्रेशन या फिर सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल अटेम्प्ट्स। जिस पर्सन को सीवियर डिप्रेशन होता है, सुसाइडल थॉट आते हैं, तो उनके अंदर में देते हैं, सिजोफ्रेनिया में देते हैं, मेनिया में देते हैं। ठीक है, और हम इवन सिजोइड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर देते हैं। ठीक है, तो इन कंडीशंस के अंदर हम एसीटी देते हैं। अगर हम बात करें कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ईसीटी। तो ऐसे ही कुछ 4 ऑप्शन थे, इंक्रीज आईसीपी, सेरेब्रल एन्यूरिज्म, कार्डियक डिजीज, रेटिनल डिटैचमेंट। मैं बताऊं कि ये सारे के सारे ही आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं ईसीटी के। बट कॉन्ट्रा इंडिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एक होता है एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो होते हैं जिसके अंदर हमें बिल्कुल ही नहीं देना होता, और रिलेटिवली के अंदर हम दे सकते हैं टिल एनी इफेक्ट इज सीन, साइड इफेक्ट इज सीन। मतलब जैसे हमने मान लो कार्डियक डिजीज के अंदर दे दिया, पर्सन को कुछ कार्डियक प्रॉब्लम दी और हमने उसको दे दिया, जैसे उसकी हार्ट बीट वगैरह बढ़ने लगी हमने उसको छोड़ दिया, नहीं हुआ तो हमने उसको कंटिन्यू रखा। बट इंक्रीज आईसीपी इज द एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो इसका आंसर आ गया हमारा ये। तो इंक्रीज आईसीपी के अंदर हमें कभी भी ईसीटी नहीं देना होता है। और भी कॉन्ट्राइंडिकेशन दैट इज सेरेब्रल एन्यूरिज्म, कार्डियक डिजीज, रेटिनल डिटैचमेंट, सबएरेक्नोइड हेमरेज या फिर एनी ट्रोमा, कोई ट्यूमर हो अगर, तब भी हमें ईसीटी नहीं देना, या फिर कोई ब्रेन इंफेक्शन हो, मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन हो, तब भी हम ईसीटी नहीं देते। ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है बट रिलेटिवली। बट एब्सोल्युटली क्या है, इंक्रीज आईसीपी।
अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस की। जब हम एक ईसीटी देते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। सबसे मेन जो साइड इफेक्ट होता है एक ईसीटी का वो होता है कंफ्यूजन। एक पर्सन जब वो उठता है, जब वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर आता है तो उसको कंफ्यूजन होती है कि उसके साथ क्या हुआ है। कंफ्यूजन, एमनेजिया, वीकनेस, मसल पेन, फ्रैक्चर हो जाते हैं, मसल फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, और ड्राइनेस ऑफ द माउथ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, क्योंकि हमने एट्रोपिन दिया तो सिक्रीशंस बंद हो गए तो माउथ ड्राई रह गया। तो ये सब साइड इफेक्ट्स है हमारे और कॉम्प्लिकेशंस है ईसीटी के। सो होपफुली आपको वीडियो यहां तक समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बाय।